ऑडियो 7। वैसा आमतौर से शरीरों के छूने से नहीं लगता है, तो भी काया संस्पर्श के दूरगामी कायिक और मानसिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। महामानवों के चरण स्पर्श जैसे धर्मोपचार इसी दृष्टि से प्रचलित हैं। यह कायिक बिजली कभी कभी भौतिक बिजली के रूप में देखने में आती है। उससे उस रहस्य पर पड़ा हुआ पर्दा और भी स्पष्ट रूप से उभर जाता है, जिसके अनुसार मनुष्य को चलता फिरता बिजली घर ही माना जाना चाहिए। यह शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि उससे संसार की आश्चर्यजनक मशीनरी का काम मनुष्य केवल अपनी इच्छा शक्ति से कर सकता है, अर्थात प्राण विद्युत पर नियंत्रण इच्छा शक्ति का ही होता है। सामान्य स्थिति में तो अन्न और श्वासों से प्राप्त विद्युत ही काम करती रहती है, पर जैसे जैसे योगाभ्यासी उस सत्ता का आंतरिक परिचय पाता चला जाता है, वह इस शक्ति का विकास भी इच्छा शक्ति से ही करके कोई भी मनोरथ सफल करने और इच्छित आयु जीने में समर्थ होता है। मनुष्य शरीर में बिजली की उपस्थिति ना तो स्वल्प है और ना महत्वहीन। बालों में कंघी करके उतनी भर रगड़ से उत्पन्न चुंबक को देखा जा सकता है। बालों से घिसने के बाद कंघी को लोहे की पिन से स्पर्श करें तो उसमें चुंबक के गुण विद्यमान मिलेंगे। निर्जीव बालों में ही नहीं, सजीव मस्तिष्क में भी बिजली की महत्वपूर्ण मात्रा विद्यमान है। अन्य बिजली घरों की तरह वहाँ भी मानव बनाव बिगाड़ का क्रम चलता रहता है। इस मरम्मत में चुंबकीय चिकित्सा का आशाजनक उपयोग किया जा सकता है। हमें शरीर एवं मन को सजीव, स्फूर्तिवान एवं तेजस्वी बनाने के लिए अपनी विद्युत शक्ति को सुरक्षित रखने का ही नहीं, इस बात का भी प्रयत्न करना चाहिए कि उसमें निरंतर वृद्धि भी होती चले, क्षतिपूर्ति की व्यवस्था बनी रहे। यह प्रयोजन प्राणायाम, षट चक्र वेदन, कुंडलिनी योग एवं शक्तिपात जैसी साधनाओं से संभव हो सकता है। इस मानवीय विद्युत का ही प्रभाव है जो एक दूसरे को आकर्षित या प्रभावित करता है। उभरती आयु में यह बिजली काय आकर्षक की भूमिका बनती है, पर यदि उसका सदुपयोग किया जाए तो बहुमुखी प्रतिभा, ओजस्विता, प्रभावशीलता के रूप में विकसित होकर कितने ही महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। ऊर्ध्वरेता संयमी ब्रह्मचारी लोग अपने ओजस को मस्तिष्क में केंद्रित करके उसे ब्रह्म वर्चस्व के रूप में परिणत करते हैं। विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, नेता, वक्ता, योद्धा, योगी, तपस्वी जैसी विशेषताओं से संपन्न व्यक्तियों के संबंध में यही कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने ओजस का, प्राण तत्व का अभिवर्धन, नियंत्रण एवं सदुपयोग किया है। यूँ यह शक्ति किन्हीं किन्हीं में अनायास भी उभर पड़ती है, देखी गई है और उसके द्वारा उन्हें कुछ अद्भुत काम करते भी पाया गया है। जर्मनी का अधिनायक हिटलर जब रुग्ण होता तो उसे सुयोग्य डॉक्टरों की अपेक्षा एक नीम हकीम क्रिस्टन का सहारा लेना पड़ता। उसकी उंगलियों में जादू था, दवा दारू वह कम करता था, हाथ का स्पर्श करके दर्द को भगाने की उसको जादुई क्षमता प्राप्त थी। सन 1898 में वह इस्टोनिया में जन्मा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह फिनलैंड का नागरिक बना। पीछे उसने मालिश करके रोगोपचार करने की कला सीखी। अपने कार्य में उसका कौशल इतना बढ़ा कि उसे जादुई चिकित्सक कहा जाने लगा। हिटलर ही नहीं, उसके जिगरी दोस्त हिमलर तक को उसने समय समय पर अपनी चिकित्सा में चमत्कृत किया और भयंकर रुग्णता के पंजे से छुड़ाया। क्रिस्टन ने अपने परिचय और प्रभाव का उपयोग करके हिटलर के मृत्युपाश में जकड़े हुए लगभग 1 लाख यहूदियों का छुटकारा कराया। मनुष्य ही अपवाद नहीं, प्राण विद्युत मनुष्य की उपलब्धि नहीं, सृष्टि के छोटे छोटे जीवों में भी उसी का संचार हो रहा है। सितंबर 1966 के नवनीत अंक में प्रसिद्ध जीव शास्त्री जेराल्ड न्यूरल ने इंसान में भी पुराने वैज्ञानिक लेख के अंतर्गत एक घटना दी है और बताया है कि ब्रिटिश गायना के चिड़ियाघर में एक ईल मछली जो अपने शरीर से तीव्र विद्युत करंट निकालती है, एक हौज में थी। जब उसे खाना खिलाया गया तो ईल ने अपने शरीर को इस तरह कपाया मानो कोई डायनमो
चलाया जा रहा हो। उसे इतनी तेज विद्युत निकली कि खाने के लिए जो मछलियां डाली जा रही थी वह मर गई। डारपीडो फिश की एक घटना भी उन्होंने दी है। उसमें एक लड़के ने इस मछली का शिकार करते हुए उसके शरीर की बिजली के झटके के कारण अपने प्राण गंवा दिए थे। कुछ जाति की मछलियां चलते फिरते पावर हाउस कही जाती हैं। उनके शरीर में इतनी बिजली होती है कि संपर्क में आने वाले दूसरे जीवों को झटका देकर पछाड़ती हैं। जिस रास्ते वे गुजरती हैं वहाँ का पानी भी चुंबकीय बन जाता है और उस क्षेत्र के जल जंतु उसका प्रभाव अनुभव करते हैं। हिनपास, जिनमोटिस, इलेक्ट्रोफोरस, मेलाप्टोसुरस, मारमाइरस, स्टारगेजर जाति की मछलियाँ इस किस्म की हैं। दक्षिण अमेरिका के जलाशयों में पाई जाने वाली इलेक्ट्रोफोरस मछली में तो इतनी बिजली होती है कि पास में पानी के लिए जल में प्रवेश करने वाला मजबूत घोड़ा भी धराशायी हो जाए। अरब क्षेत्र में मेलाप्टोसुरस में भी ऐसी ही विद्युत कड़क होती है, इसलिए इसे वहाँ के लोग रॉड कहते हैं। रॉड अर्थात आसमानी बिजली। मत्स्य अनुसंधान में कम वोल्ट बिजली वाली मछली तो कई हैं, पर अधिक वोल्ट शक्ति वाली मछलियों में 4 जातियां प्रमुख हैं। इनमें से रेजे में 4 वोल्ट, टार्यडो में 40 वोल्ट, इलेक्ट्रिक ईल में 350 से 550 वोल्ट तक और कैट जाति की मछलियों में 350 से 450 वोल्ट तक बिजली होती है। इनमें से एक विशेष प्रकार की पेशियां तथा तंतु पट्टियां होती हैं जिनके घर्षण से डायनमो की तरह बिजली बनती है। जब वे चाहती हैं तब इन अंगों को इस तरह चलाती हैं कि अभीष्ट मात्रा में बिजली उत्पन्न हो सके और वे मन चाहे प्रयोजन के लिए उसका प्रयोग कर सके। साधारणतः यह विशेषता सुप्त ही पड़ी रहती है। सर्प के नेत्रों की विद्युत प्रख्यात है। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं की आंखें भी ऐसी ही बिजली उगलती हैं कि उसके प्रभाव के सामने आने वाले छोटे जीव अपनी सामान्य चेतना खो बैठते हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर खड़े रहते हैं अथवा मौत के मुंह में दौड़ते हुए स्वयं ही घुस जाते हैं। अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाली बड़ी जाति के अजगर जलपान के लिए छोटे छोटे मेंढक, चूहे, गिलहरी, छिपकली जैसे जीव घर बैठे ही प्राप्त कर लेते हैं। बड़े शिकार पकड़ने के लिए तो वे क्षुधातुर होने पर ही निकलते हैं। इन अजगरों की आंखों में विचित्र प्रकार का चुंबकत्व होता है। जिस पर उनकी नज़र पड़ती है वह उसकी जगह ठिठक कर रह जाता है, उठने और दौड़ने की शक्ति खो बैठता है। इतना ही नहीं, यह स्वयं खिसकता हुआ अजगर के फटे मुंह की तरफ बढ़ता आता है और स्वयं उसमें प्रवेश कर जाता है। प्रोफेसर एफ स्नाइडर ने एक बार पाले हुए अजगर के पिंजरे में कुछ चूहे छोड़े। चूहे पहले तो डरकर भागे और पिंजरे के एक कोने में जा छिपे, किंतु जब अजगर ने उन्हें घूर कर देखा तो वे धीरे धीरे अपने आप बढ़ते चले आए और सर्प के मुंह में घुस गए। वेस्ट इंडीज में ट्रेन इंसेक्ट या रेलगाड़ी कीड़ा पाया जाता है। उसके मुंह पर एक लाल रंग का और दोनों बाजुओं में दीपकों की 11-11 की पंक्तियां पाई जाती हैं। यह हरा प्रकाश उत्पन्न करती हैं। चलते समय यह कीड़ा रात में चलती रेलगाड़ी की तरह लगता है। इसी कारण इसको यह नाम दिया गया है। दक्षिणी अमेरिका में भी यह बहुतायत में से पाया जाता है। वेस्ट इंडीज़ में ही कुकुजी नामक एक कीड़ा पाया जाता है। उसे मोटर कीड़ा कहते हैं। यह जुगनू की ही एक जाति है, किंतु उसके मुंह पर 2 दीपक होते हैं और वह दोनों पीले रंग का प्रकाश निकालते हैं। स्पेन अमेरिका के गृह युद्ध के समय विलियम गोरगास नामक डॉक्टर ने इन कीड़ों को एक सफ़ेद शीशी में भरकर उनके प्रकाश में सफल ऑपरेशन किए थे। कैटल फिश दुश्मनों के आक्रमण के समय काले रंग का प्रकाश बादल फैला देते हैं। झींगे, मछलियाँ और अन्य कई जल के जीव अपने शरीरों में प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जुगनू इस प्रकाश का उपयोग प्रजनन क्रिया से संकेत के रूप में करते हैं। मादा जुगनू एक बार संकेत करके शांत हो जाती है, तब नर उसे ढूंढता हुआ
पहुंच जाता है। इस तरह यह जीव किसी न किसी रूप में इस प्रकाश का उपयोग प्रकृति प्रदत्त विभूति के रूप में करते हैं, जबकि मनुष्य को इसके लिए बाह्य साधनों का आश्रय लेना पड़ता है। निर्जीव वस्तु से आग की लपटों का विद्युत का निकाल लेना इस वैज्ञानिक युग में कोई चमत्कार नहीं रह गया, किंतु जीवंत चेतना के यह दृश्य निस्संदेह अचंभे में डालने वाले हैं। जुगनू इस मामले में एक बहुत बड़ा साधारण जीव है। उसकी चमक से किसी को आश्चर्य नहीं होता। समुद्र में बहुत सारे एक कोशीय जीव पाए जाते हैं जो जुगनू की तरह स्वप्रकाशित होते हैं। दिन में तो उनकी चमक दृष्टिगोचर नहीं होती, किंतु रात में यह जीव रेत कणों की तरह ऐसे चमकते हैं जैसे अंधेरे आसमान में तारे चमकते हों। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो एक प्रसिद्ध विद्युत वैज्ञानिक थे, पहले यह समझते थे कि समुद्र की यह चमक समुद्र के पानी और नमक के कणों से उत्पन्न विद्युत कण है, किंतु पीछे उन्होंने भी अपनी भूल सुधारी और बताया कि समुद्र ही नहीं, धरती पर भी सड़ी गली वस्तुएं खाने वाले अनेक जीव हैं जो अपने भीतर से विद्युत पैदा करते हैं। कृत्रिम रूप से विनिर्मित विद्युत की मात्रा में ताप की मात्रा उससे कई गुनी अधिक होती है, किंतु मनुष्य में, मनुष्येतर जीवों में ऐसा क्यों नहीं होता? इस प्रकाश को बेंजामिन ने ठंडे प्रकाश, कोल्ड लाइट की संज्ञा दी है। 2000 जुगनू एक साथ चमके तो उसमें एक मोमबत्ती का प्रकाश उत्पन्न हो सकता है, पर उस प्रकाश को यदि एकत्र किया जाए तो रुई भी नहीं जल सकती, जबकि मोमबत्ती ईंधन को भी जला देगी। 1886 में प्राणी शास्त्रियों ने एक प्रकाश देने वाली सीप के शरीर में से लूसीफेरिन नामक एक रसायन निकालकर यह सिद्ध किया कि ऐसे जीवों में यही तत्व प्रकाश उत्पन्न करता है। यह तत्व शरीर की विशिष्ट ग्रंथियों से निकलता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर प्रकाश के रूप में परिणत हो जाता है। जुगनू में मैग्नेटिक बेल की तरह यह तत्व रुक रुक कर निकलता है, इसी से यह जलता बुझता रहता है, किंतु यह तत्व किस तरह बनता है इस संबंध में वैज्ञानिक अब तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सके। संभव है जीवन की खोज करते करते यह रहस्य करत लगत हो जो इन तथ्यों का भी पता लगा सके और प्राण चेतना की गुत्थियां भी सुलझा सके। विश्वव्यापी विद्युत चुंबक से कौन कितना लाभ उठा ले, यह उस प्राणी की शरीर रचना एवं चुंबकीय क्षमता पर निर्भर है। कितने ही पक्षी ऋतु परिवर्तन के लिए झुंड बनाकर सहस्त्रों मील की लंबी उड़ानें भरते हैं। वे धरती के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा पहुंचते हैं। उनकी उड़ानें प्राय रात को होती हैं। उस समय प्रकाश जैसी कोई सुविधा भी उन्हें नहीं मिलती। यह कार्य उनकी अंतः चेतना पृथ्वी के इर्द गिर्द फैले हुए चुंबकीय घेरे में चल रही हलचलों के आधार पर ही पूरा करती है। इस धारा के सहारे वे इस तरह उड़ते हैं मानो किसी सुनिश्चित सड़क पर चल रहे हों। टरमाइन कीड़े अपने घरों का प्रवेश द्वार सदा निर्धारित दिशा में ही बनाते हैं। समुद्री तूफान आने से पहले ही समुद्री बत्तख आकाश में उड़कर तूफानी क्षेत्र से पहले ही बहुत दूर निकल जाती है। चमगादड़ अंधेरी रात में आंख के सहारे नहीं, अपनी शरीर विद्युत के सहारे ही वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करते हैं और पतले धागों से बचकर उपयोगी रास्ते पर उड़ते हैं। मेंढक मरे और जिंदे शिकार का भेद अपनी शारीरिक विद्युत के सहारे ही जान पाता है। मरी और जीवित मक्खियों का ढेर सामने लगा देने पर वह मरी छोड़ता और जीवित खाता हुआ चला जाएगा। उल्लू की शिकार दबोचने की क्षमता उसकी आंखों पर नहीं, विद्युत संस्थान पर निर्भर रहती है। सांप समीपवर्ती प्राणियों के शरीरों के तापमान का अंतर समझता है और अपने रुचिकर प्राणी को ही पकड़ता है। भूनगों की आंखें नहीं होती, वह अपना काम विशेष फोटो सेलों से बनाते हैं। अपने युग में अनेक वैज्ञानिक यंत्र प्राणियों की अद्भुत विशेषताओं को छानबीन करने के उपरांत उन्हीं सिद्धांतों के सहारे बनाए गए हैं। प्राणियों में पाई जाने वाली विद्युत शक्ति ही उनके जीवन निर्वाह के आधार बनाती है। इंद्रिय शक्ति कम होने पर भी वे उसी के सहारे सुविधापूर्वक समय गुजारते हैं। योग साधनाओं का एक उद्देश्य इस चेतना विद्युत शक्ति का अभिवर्धन करना भी है।
इसे मनोबल, प्राणबल और आत्मबल भी कहते हैं। संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति के रूप में इसी के चमत्कार देखे जाते हैं। आत्मशक्ति संपन्न व्यक्ति अपनी जन संपर्क गतिविधियों को निर्धारित एवं नियंत्रित करते हैं। विशेषतया काम सेवन संबंधी संपर्क से बचाव इसी आधार पर किया जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति को उपयोगी दिशा में ही नियोजित करने के लिए सुरक्षित रखा जा सके और उसका क्षुद्र मनोरंजन के लिए अपव्यय ना होने पाए। अध्यात्म शास्त्र में प्राण विद्या का एक स्वतंत्र प्रकरण एवं विधान है। उनके आधार पर साधनारत होकर मनुष्य इस प्राप्त विद्युत की इतनी अधिक मात्रा में संग्रह कर सकता है कि उस आधार पर अपना ही नहीं अन्य अनेकों का भी उपकार उद्धार कर सके।